ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। टेक मैथ्स इजी ब्रो में आपका स्वागत है। और आज हम मिशन मैथ्स की वर्कशीट को पढ़ेंगे जो कि 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आई थी। ठीक है, और इसमें हम चैप्टर 3 आपका पढ़ेंगे। मिशन मैथ्स की वर्कशीट है ये, 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, और इसमें हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, नीचे सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा। और अलग अलग डेट्स पे वर्कशीट आई हुई हैं, 3, 5 और 7, इस तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, यहाँ से शुरू हो चुकी है आपकी वर्कशीट। सबसे पहले आप देखेंगे ये 3 अगस्त 2026 की वर्कशीट है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें इस वाली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे संगत और असंगत के बारे में। तो ध्यान से पढ़ेंगे। सामान्य रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी मानक रूप जो होता है एक रैखिक समीकरण का वो होता है ये ax + by + c = 0। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इनके युग्म को निम्न एक प्रकार से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि हमें दो समीकरण चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण दोनों को कैसे दिखाते हैं, a1 b1 और c1 के रूप में। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, यहाँ a1 a2 b1 b2 ये xy के गुणांक है और c1 c2 क्या है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा टेबल यहाँ पर दर्शाकर बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये वही टेबल है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की में टेबल की फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ माइंड मैप बनाकर दे रखा है। देखो, हल दो तरीके के होते हैं, एक तो संगत हल होते हैं और एक असंगत हल होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे संगत असंगत कौन से होते हैं, तो संगत हल होते हैं और एक असंगत हल होते हैं। संगत हल फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और अगर कोई हल नहीं है तो डेफिनेटली वो किस में जाएगा, वो जाता है असंगत के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई हल नहीं है तो वो किस में जाता है, असंगत। तो असंगत में एक ही कंडीशन हो गई कि कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा, और कोई हल नहीं है तो वो असंगत है, और असंगत है तो वो कोई हल नहीं है। अब संगत वाले में दो सिचुएशन आती है, अद्वितीय हल और अनेक हल। इनके लिए आपको रेशियोज याद होने चाहिए। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों रेशियोज बराबर होते, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर ये दोनों बराबर है तो हम c1 c2 को चेक करते हैं। अगर ये पहले ही बराबर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप हो गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होंगे। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है फिर हम चेक करते हैं c1 और c2 को। फिर हम क्या चेक करेंगे, c1 और c2 को। जब हम c1 c2 को चेक करते हैं, अब या तो c1 c2 भी इसके बराबर आ जाएगा। अगर c1 c2 इसके बराबर आता है तो आंसर होता है समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं। और इसमें क्या पूछा जा सकता है भाई, रेखाएं कैसी है, क्या पूछा जा सकता है, हल कैसे हैं, और एक किसका पार्ट है, संगत का पार्ट है। तो तीन बातें आपसे पूछी जा सकती है, संगत, हल कैसे हैं और रेखाएं किस टाइप की हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वो c1 c2 बराबर नहीं आया, अगर c1 c2 बराबर नहीं आया तो वो इसका नाम क्या होगा, समांतर रेखाएं। उसमें आंसर क्या आएगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो तीन तरीके के हमारे पास रेखाएं होती हैं जो कि यहाँ पर हमने पढ़ ली। या तो प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब ग्राफ इस तरीके से क्रॉस करेगा, समपाती होंगी यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन्स आ जाएंगी, और समांतर होंगी यानी दोनों पैरेलल होंगी, जो कि नीचे देखो ग्राफ के तरीके से आपको निरूपण करके बताया भी हुआ है। ठीक है, अगर इस तरीके से किसी पॉइंट पर कट करेंगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी है। देखो, संगत है और अद्वितीय हल है। अगर एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दिखा हुआ है समीकरण 1 समीकरण, तो ये संगत है और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और असंगत का मतलब है कोई हल नहीं है। तो कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हल है या नहीं है, हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बेटा, जब भी दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे मिलती है, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है, ये हल है। ठीक है, अब आप इस वाले में देख सकते हो,
ये वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लाइन में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होता है अनेक हल। ठीक है, लेकिन जब आप समांतर रेखाओं में देखोगे तो ये कभी भी, ये आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी मिलेंगे ही नहीं। और क्योंकि ये कभी मिलती नहीं है, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन भी नहीं होता है, और इनको इसीलिए हम क्या कहते हैं, असंगत है, इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है ना। चलो अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। अब उदाहरण दे रखे हैं, इनको आगे स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन, उदाहरण 1 है, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। के का वैल्यू क्या रखें भाई, के का क्या वैल्यू रखें कि ये अद्वितीय हल हो जाए। तो ये समीकरण दे रखे हैं, तो हमें पता है कंडीशन अद्वितीय हल की ये कंडीशन होती है भाई a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। चलो जो समीकरण को इस तरीके से लिख लेना है। देखो प्लस का 22 था, इधर ले आए इसको माइनस का 22 हो गया। ये प्लस का 6 था, इधर ले आए माइनस का 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर लो पहले तुम। देखो ये a1 का वैल्यू होगा, ये b1 का वैल्यू होगा, ये c1 का वैल्यू होगा। ऐसे ये a2 का वैल्यू होगा, ये b2 का वैल्यू होगा, ये c2 का वैल्यू होगा। तो a1 का वैल्यू हो गया 5, a2 का वैल्यू होगा k, और b1 का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है, और a1 a2 का वैल्यू इन्होंने ऐसे लिखा है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। b2 का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। c1 कितना हो गया -22, और c2 कितना हो गया -6। तो अब हम अद्वितीय हल निकालने के लिए क्या करनी चाहिए, इनकी कंडीशन जो है ये वाली हम कंडीशन लगाएंगे। तो a1 का वैल्यू रख देंगे 5 आ गया, a2 का वैल्यू रखेंगे k रख दिया, क्रॉस ये था बराबर नहीं था तो बराबर नहीं रख दिया, ये आ गया। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई k से करोगे 3k हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में इस k के मल्टीपल में 3 है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 5/3। समझ गए, इसका मतलब k का वैल्यू 5/3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत सारे पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। ठीक है, चलो अगला उदाहरण देखो। ज्ञात कीजिए कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि भाई हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत था या असंगत था। ठीक है, तो अगेन वही समीकरण को ठीक से बनाएंगे, 12 को इधर लेकर आएंगे और 6 को इधर लेकर आएंगे, और a1 a2 का सबका वैल्यू लिखेंगे। देखो x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 1, a2 का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, b1 का वैल्यू क्या है -3। बिल्कुल ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो जिसके आगे जो निशान लगा होता है वो उसी नंबर का वैल्यू होता है। तो b1 का वैल्यू क्या आएगा -3, b2 का वैल्यू क्या आएगा -9, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -12। -12 क्यों हो जाएगा, जब मैं इस समीकरण को इधर लेके आऊँगी तो +12 इधर लेफ्ट में आके कैसे हो जाएगा -12 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो चेक करना है। तो a1 a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3, सीधा वैल्यू रख दिया। b1 b2 में वैल्यू रख दिया तो ये काट देंगे इसको, 3 1 3 3 3 9, माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या आ गया 1/3 आ गया। c1 c2 को जब काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है। ठीक है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, और ये किसकी कंडीशन होती थी, जब कोई युग्म हल नहीं होता था। ठीक है, इसका मतलब ये युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा था बिल्कुल वही आंसर देना है, असंगत है। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते बताओ रेखाएं कैसी आएंगी, यस समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर, क्योंकि जब कोई हल नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यही जो एक्सप्रेशन है वो आपको इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, ये भी 3 अगस्त का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में देखो क्या क्वेश्चन है, दिया गया सरल रेखाओं का ग्राफ रैखिक युग्म के किस प्रकार के हल को दर्शाता है। हमें बताना ये हल किस तरीके के हैं। तो देखो ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कैसे हल है, तो आंसर लिखेंगे अद्वितीय हल है। कैसे हल है, अद्वितीय हल। ठीक है, अच्छा ओके, आगे देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो आंसर क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रूप से आएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो आंसर में क्या आएगा, अनेक हल।
तो यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 5 अगस्त की वर्कशीट। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक है आपका। चलो इसमें कुछ डिटेल दी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप इस प्रकार का होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर। ज्यामितीय रूप से दोनों चरों को जो हम रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा को दर्शाता है। रैखिक समीकरण के युग्म जो होते हैं वो ग्राफीय रूप से हल करने पर वह बिंदु या ज्ञात करने पर दोनों सीधी रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है उसको हम आगे देख लेते हैं। देखो आलेखीय विधि हम पढ़ेंगे इस वाली टॉपिक में। ठीक है, आलेखीय विधि क्या होती है? ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर, ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं। ठीक है, तो इसको आलेखीय विधि बोले या ग्राफीय विधि बोले या फिर ग्राफिकल मेथड बोले, एक ही बात होती है। तो एक चर को दूसरे के रूप में हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ इसने निकाल लिया है। ठीक है, इसी कम से कम 3 बिंदु तो हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। हम क्लास में यूजुअली कितने बिंदु निकालते हैं? 2 बिंदु निकालते हैं। ठीक है, और बिंदुओं को आलेखित करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अवलोकन करेंगे कि भाई कहाँ रेखाएं मिल रही हैं, कहाँ नहीं मिल रही। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद फिर हम देखेंगे जिस तरीके की रेखाएं आएंगी फिर उसका रिजल्ट बना देंगे। प्रतिच्छेदी होंगी तो हम कह देंगे अद्वितीय है और संगत है। समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, असंगत है। संपाती हैं तो अनेक हल है और संगत है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आलेखीय निरूपण करके देखो। जैसे ये समीकरण दे रखे थे, सबसे पहले आपको कैसे करना है देखो, अच्छे से समझो। पहले ये समीकरण उठाना है, इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो इन्होंने जब x का वैल्यू 3 पुट किया तो 1 आया, y का वैल्यू, x का वैल्यू 5 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया 4, और x का वैल्यू 7 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया 7। इस ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण में भी x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 10 पुट किया तो y का वैल्यू 5 पुट किया, y का वैल्यू 5 आया, और x का वैल्यू 17 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। अब आप एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हो कि अलग अलग वैल्यूज़ के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि x का कौन सा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे इजी तरीका तो ये होता है x का वैल्यू 0 पुट करो। ठीक है, इसके अलावा आप जो मर्जी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या वैल्यू पुट किए हैं। पर डिपेंड करता है, कई बार डेसिमल में चला जाता है डिवाइड होकर, कई बार नहीं जाता। तो बस वही है, इसी से ही आपको होल नंबर आ जाए, कुछ इस तरीके का नंबर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना होता है। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहला 3,1 ये वाला पॉइंट को ड्रॉ किया है। देखो इनको हटा देती हूँ मैं। सबसे पहले समीकरण के हम इसको ड्रॉ करेंगे, 3,1 को ड्रॉ करेंगे। कहाँ है 3,1? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, तो x जो पहला वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा वैल्यू क्या होता है? y का होता है। ठीक है, उसके बाद 5,4 को ड्रॉ करो, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, तो ये हो गया। ठीक है, फिर x का वैल्यू भी 7 और y का वैल्यू भी 7, तो x का वैल्यू भी 7 और y का वैल्यू भी 7। यहाँ कहीं ऊपर जाकर ये इधर ग्राफ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इधर कहीं आएगा ये, और ये वाला वैसे 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक लाइन बना दी जो कि ये वाली है। ठीक है, इन दोनों ने एक लाइन बना दी जो कि ये वाली है। ठीक है, अब 3,1 अगेन वापस से वही पॉइंट है, 10,5 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को भी मिला के जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कॉमन आंसर आपको मिल ही गया है। 3,1 पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या होगा 3,1। आप इस अपने आंसर को मैच करने के लिए किसी एक समीकरण में वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। अगर आंसर यही आता है जो इनके राइट साइड में लिखा है 7 या 5, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो और देखो नीचे एक ग्राफ और बनाया हुआ है, इस तरीके के समीकरण बनाया है, फिर वही टेबल बनाएंगे। ठीक है, खुद से करके देखना है इसको, और ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोनों रेखाएं कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन? यस, कोई हल नहीं होता। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। आलेखीय विधि में और क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन और दे रखी है। देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई ये 2 समीकरण थी, इन दोनों के लिए तालिका बना ली इन्होंने, तालिका मतलब टेबल बना ली, और इन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करना जैसे अभी अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो यही बातें आपको इंग्लिश मीडियम में सिखाई हुई हैं और इनको आप अच्छे से देख लेंगे।
ठीक है, चलो अब हम पढ़ते क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन कहता है, जो कि 5 अगस्त का ही क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को ग्राफ या विधि से हल करना है। ठीक है, इनको ग्राफ या विधि से हल करना है और बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक, तो अराउंड हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे पहली समीकरण के लिए। ठीक है, दो ही वैल्यूज़ बहुत रहेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ पर टेबल मैं बना रही हूँ दूसरे समीकरण के लिए। ये हो गया x और ये हो गया y। x का वैल्यू आप कितना पुट करोगे, 0 पुट करके देख लो। जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, -4y + 8 = 0, यानी ये हो जाएगा -4y = -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, 8/4 यानी 2। सॉरी, इधर नहीं, इधर आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, 2। आगे देखते हैं। अब y का वैल्यू क्या पुट करें कि भाई ये मतलब कि हमारे पास इसका आंसर हो जाए। तो 4 × 12, ये भी नहीं हो सकता। चलो 0 ही पुट कर लो, डेसिमल में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, y का वैल्यू 0 पुट करके देखो। ठीक है, जब y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5x, ये 0 हो जाएगा ख़त्म, +8 = 0। ये हो जाएगा 5x = -8, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है। x का वैल्यू क्या आएगा, -8/5। इसको डेसिमल में बना लो, तो डेसिमल में बनाओगे तो कितना आएगा, 5 × 5 बचेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1.6, तो -1.6। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6y - 9 = 0। 6y = 9, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 9/6। काट दो, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3/2, यानी आ जाएगा 1.5। ठीक है, आगे देखो। y का वैल्यू 0 पुट करो। जब y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 7x - 9 = 0, यानी 7x = 9 और x = 9/7। इसको डिवाइड कर दो, ये जाएगा 1 जा पे। ठीक है, और ये करीब करीब चला जाएगा इस पे 1.2 पे, तो इतना चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। डेसिमल में थोड़ी थोड़ी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो लेकिन पर ये है कि क्वेश्चन है ना, आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता कि क्या वैल्यूज़ रखें और क्या नहीं। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। यहाँ 0 होता है, यहाँ कहीं 1 होगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया माइनस का, ये सारे माइनस के हैं भाई, और ये हो गया -1, -2, -3। अब बनाओ ग्राफ क्या बनेगा। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है। एक पॉइंट तो ये हो गया। जब x का वैल्यू -1.6 है, करीब यहाँ होगा -1.6, और y का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी ऐसे, इनके पास से होते हुए जाएगी। ठीक है, आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये तो हो गया पहले समीकरण का ग्राफ। अब दूसरे का निकालो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है, 1.5, यानी यहाँ कहीं 1.5 होगा, और x का वैल्यू तो 1.2 है। 1.2 किधर है, यहाँ कहीं 1.2 होगा, और y का वैल्यू कितना है, 0। तो ये इस तरीके से आपको, अरे एक मिनट, तो ये कहीं इस तरीके से आपको क्रॉस करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, देखो पेन चेंज करके मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी इस वाले पे, तो यही आपका आंसर होगा। ग्राफ में इसको रीड कर लेंगे, जहाँ जहाँ ये मैच करेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन ऑफ द डे का। आगे हम पढ़ते हैं 7 अगस्त में प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, या विलोपन विधि एक रैखिक समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधि है। ठीक है, एल्जेब्रिक विधि है, और प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अगली वर्कशीट जो आएगी उसमें हम ये विलोपन विधि का जिक्र करेंगे।
तो सबसे पहले दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको लिखा हुआ है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको दोनों में से किसी एक में से क्या लिखा है, देखो हम किसी एक समीकरण के किसी एक चर x या y को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। यहाँ हमने समीकरण 1 या y के रूप में व्यक्त किया है। देखो यहाँ से इन्होंने क्या करा है, बेसिकली x का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। तो जो 15y था यहाँ माइनस का, वो इधर भेज दिया, तो वो कैसा हो गया, प्लस का 15 हो गया। और यहाँ पे x है, ये मल्टीप्लाई में 3 है, तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को इस दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, ठीक है, जहां पर इसको देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस विधि में हम किसी एक चर के मान को दूसरे समीकरण के उस मान में रखते हैं, इसीलिए इसे प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमने यहाँ x का वैल्यू निकाला था ना, तो दूसरे समीकरण में x के वैल्यू को यहाँ रख दिया। देखो दो समीकरण में पहले से था, और ये आपका x का वैल्यू जो आपने निकाला था वो पुट कर दिया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 12 पे चला जाएगा, और 15 दूनी होता है 30, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ, इसने तो डायरेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली पहले ये हो जाएगा 12 जमा में 30y डिवाइड बाय 3 माइनस 7y बराबर 0, 10। इसका ले लो एलसीएम, बटे में 1 आ जाएगा, तो ये नीचे एलसीएम में 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 7 ये कितना हो गया 21y बराबर में 10। तो यहाँ से आया ये वाला स्टेप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 21y इस तरीके से आया है। अब क्या करेंगे, 30y में से 9y को माइनस करोगे तो कितना y बचेगा, 9y। आई मीन टू से 30y में से 21y को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9y बचेगा। और ये जो 3 था ये गुणा में चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 9y को यहीं छोड़ दो, ये प्लस का 12 है, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं कि ये प्लस का 12 है, ये 12 प्लस में 9y बराबर में 30 है। तो ये प्लस का 12 है, जब ये इधर जाएगा तो कैसा 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 आ जाएगा। अब इस 9 से भाग कर दो, अब y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब इस y के मान को उसी x के समीकरण में रखेंगे जो हमने x का वैल्यू निकाला था, ठीक है। यही वैल्यू निकाला था हमने, y की जगह 2 रख दिया। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, 6 ये कितना हो जाएगा 36, और ये चला जाएगा 12 पर। तो आपका जो मान है, वैल्यू आएगी जो, वो क्या आएगी, x का वैल्यू 12 आया है, y का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसके हल है, कैसे हैं ये इसके हल, ठीक। तो अब इसी को ही वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, इसी समीकरण में आया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला समीकरण है, ये भाई दूसरा समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो अगर पेपर में मेंशन किया हुआ है कि इस विधि से ही हल करो, तो आपको उसी विधि से हल करना है, अदरवाइज आप जो मर्जी आपको विधि आती हो उससे कर सकते हो। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन से मैं x का मान निकाल लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा 3 + 2y। तो मेरे लिए आसान काम हो गया। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 7x का मान होगा 3 + 2y माइनस के 15y बराबर में कितना हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 7 दूनी में 14 माइनस के 15y बराबर में 2। तो ये हो गया 21। 14 में से 15 घटाओगे क्या आएगा, माइनस का 1y बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये माइनस का 1y को इधर ही रहने दो, ये प्लस का 21 है, जब इधर आएगा तो कैसा 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो अब आ गई, तो ये हो जाएगा माइनस का y, 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 19। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 19, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा ना। अब इस y के वैल्यू को जो हमने x का वैल्यू निकाला था उसमें हम पुट कर देंगे, यानी x का वैल्यू हमारे पास था 3 + 2y, ठीक है। इतना ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही था। तो इसमें हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 8 और 3 11, 41। ये हो गया x का वैल्यू। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 41 x का वैल्यू है और 19 y का वैल्यू है। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू इतनी देर तक बने रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे ऐसे ही, बने रहेंगे तो आप मेरे साथ, तो और आगे की वीडियोस को, और आगे मिशन मैथ्स की वर्कशीट को, और बहुत सारे पेपर हम ऐसे ही स्टडी करेंगे। मेरे साथ बने रहिए
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन को मत दबाना भूलना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।